आप इसको क्लियर कर दें, क्लियर कर दें ना। कौन क्लियर करे? या तो हो आप जाएंगे हुकूमत में है या तो आप देखिए, हुकूमत में नहीं है। ये अदालतों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। अच्छा, मतलब ये अदालतों का काम है। एब्डिकेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, यही तो मसला है पूरे। लेकिन पीपल्स पार्टी को ये स्टेज क्यों आई कि नदीम अफजल चंद साहब ये बात कह रहे हैं कि हमें एतमाद नहीं है? नहीं, एतमाद की बात मैं नहीं कर रहा। हाँ, मैं एतमाद लेकिन की आप बात खुश तो नहीं है ना? देखिए मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं अपने हल्के में जाता हूँ, मेरे हल्के के 50-60 आदमी जेलों में बेचारे 10-10 साल से सिर्फ उनकी अपील्स नहीं लग रही। वो रोजाना मुझे कोई खत लिखता है, कोई बेचारे के माँ बूढ़ी माँ, लोगों ने जमीनें बेच के सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जजेस ने तो नहीं उठाया ना मिसिंग पर्संस को, जजेस ने तो नहीं उठाया ना, तो जज जुडिशरी क्यों टारगेट हो रही है? अच्छा, मिसिंग पर्सन को हुकूमत के इदारों ने उठाया है। ठीक है, हुकूमत के इदारे जिनको आपने यूनिफॉर्म में आइन में तरमीम की इजाजत दी थी, ये वही हुकूमती इदारे, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी। मैं चीमा साहब आपके पास आती हूँ। हनीफ अब्बासी साहब ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, मैं उसके बाद आपके पास अमेंडमेंट पे जो बात हो रही है, मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी जी, इसकी क्रिटिसिज्म प्रोडक्टिव होनी चाहिए, इसकी क्रिटिसिज्म पॉलिटिकल फ्लफ नहीं होना चाहिए। इशू क्या है? इशू ये है कि पार्लियामेंट ने एक अच्छा कदम उठाया है। मैं समझती हूँ एक अच्छा कदम है, लेकिन ये पूरा तो है ना, पीटीआई भी एक पार्टी है ना, ये कंसर्न्स है। तो कंसर्न्स पॉलिटिकल फ्लफ में तो नहीं दे, टेक्निकली दें, बताएं कि किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस के उसको इंडिपेंडेंट करने के कुछ और भी तरीके थे। मैं समझती हूँ कि शुरुआत है, ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं था। कंप्लीट होता तो बेहतर होता। न्यूट्रलिटी डिफाइन नहीं की गई है कि केयरटेकर गवर्नमेंट में किस तरह से न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, वो डिफाइन कर देते तो आज उंगलियां इन पे नहीं उठती। नहीं, मगर वो जो अपोजिशन का लफ्ज आ गया है, जो पार्लियामेंट के अंदर है, देखिए दो ही चीजें होती हैं, या ट्रेनिंग बेंचेस होते हैं या अपोजिशन बेंचेस होते हैं। जो सवाल जी जी, न्यूट्रलिटी कैसे डिफाइन होती है कि जो मिनिस्टर्स वहां बैठेंगे वो 2 साल के तक इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। वो गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं ट्रीट, वैसे उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी में ओहदे नहीं हो सकते, उनकी कोई पॉलिटिकल अच्छा, मैं चीमा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बासी साहब हमारे साथ टेलीफोन पे है या नहीं है? जी देखिए, कॉकस में चीजें डिस्कस हुई थी, ये पार्लियामेंट्री कॉकस में चीजें डिस्कस हुई थी, पार्लियामेंट्री कॉकस की रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट नहीं हुई। बासी साहब हम आपका इंतजार कर रहे थे वैसे स्टूडियोज में, लेकिन बहरहाल आपने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। मुझे ये बताइएगा कि अब ये जो तब्दीली की बात हो रही है, इंतखाबी जंग का आगाज हो चुका है, इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आ रहा है कि जो पार्लियामेंट से बाहर बैठी हुई जमातें हैं, उनका क्या कसूर था कि वो निगरान सेटअप में नहीं होंगी? अपना सॉरी आसमा, पहले तो मैं आपसे माजूर खाऊं क्योंकि मैंने आपसे के साथ कमिटमेंट की थी स्टूडियो के अंदर आने की, लेकिन मैं मिसअंडरस्टैंड करके मैं समझा 10 बजे आपका प्रोग्राम हुआ करता था, तो अच्छा, चले कोई बात नहीं, मैं आपसे माजूर खाऊं दोबारा। नहीं, लेकिन बात ये है कि जो भी बात आप कह रही हैं, ये तो एक आईनी बात है और आइन के अंदर लिखा हुआ है। ये ना मेरी किताब में लिखा है, ना नदीम अफजल चंद की, ना हमारी भी मेमन साहिबा की किताब में लिखा हुआ है। ये आइन की किताब में ये चीज लिखी हुई है। तो इसमें तो किसी को पहले सोचना चाहिए था कि मैदान खुला छोड़ना चाहिए था कि नहीं छोड़ना चाहिए था। मैदान के अंदर रहकर सियासत करनी पड़ती है। और मैं बचपन की मुझे एक बात याद आ रही है इसी मैदान के ऊपर, जब विकेटें हमारी खुद हुआ करती थी और बैट भी हमारा ही हुआ करते थे, तो जब हम देखते थे कि हारने लगते हैं तो हारने की वजह से हम खौफ से वो विकेटें और बैट उठाकर भागिए करते थे कि भाई ये मैच ड्रॉ हो गया। तो ये जो लोग बाहर बैठे हैं, ये अभी मैच ड्रॉ के चक्कर में बैठे हुए हैं, ये बैठे रहें और जब मैदान लगेगा वहां पर आकर ये सियासत करें। अभी दिल्ली दूरस्थ है। अच्छा, और ये जो फैसले हुए हैं कल, ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं हुए, ये किसी एक शख्स के लिए नहीं हुए, और मैं समझता हूँ कि ये फैसले मुल्क और कौम के लिए हुए हैं और इनका दूरस्थ नताइज निकलेंगे। और वही पार्टियां जो बाहर रहकर भी यही कहती थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो गैर जानबदार होना चाहिए, और चारों इलेक्शन कमिश्नर जो सूबों के थे वो बन चुके थे, पार्टियों ने बना चुकी थी, और इसी तरीके से एक ऐसा सेटअप होना चाहिए जिसपे किसी एक पार्टी को, यानी जो हुकूमत में पार्टी होती है उसी पे इल्जामात लगते हैं कि उसने अपना सेटअप बना लिया है या उसने अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा लिया है। और इसी वजह से हमने कहा है कि जो एक्सटेंशन आप इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देने जा रहे थे वो आप नहीं देंगे, और वहां पे आप एक कंसेंसस के साथ, कंसल्टेशन के साथ नहीं, कंसेंसस के साथ जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्लस उन अपोजिशन में और जो पार्टी के, इवन तो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने तो गुड जेस्चर का मुजाहरा करते हुए ये भी बात कही
कि पार्लियामेंट के बाहर भी जो पार्टियां बैठी हुई हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो आज इमरान खान साहब ने कहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए निगरान सेटअप के हवाले से। उन्होंने कहा कि देखें, ये तो एक ऐसा, अभी जैसे मारवी ने कहा है, इन तरमीम को हमें इस तरह लेना चाहिए, मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करनी चाहिए। बड़े 64 साल ख्वाब था मुल्क और कौम का, क्योंकि हमने भी बचपन से एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से देखा कि कोई भी इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के अंदर हमेशा धौंस और धांधली के इल्जाम लगे। जितने भी शफाफ आपने इलेक्शन करवाए, एक पार्टी ने माना, दूसरे ने नहीं माना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब अगर पार्टीज के दरमियान इस इशू के ऊपर, बल्कि इस इशू के ऊपर नहीं कि आपको कितनी सीटें मिलेंगी और हमें कितनी सीटें मिलेंगी, आपका वजीर कौन होगा और हमारा वजीर कौन होगा, ये इशू नहीं है। इशू ये है कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, कैसा इलेक्शन कमीशन होगा। और अच्छा, इसमें इसी में तो वो अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं चीमा साहब, और इसी में तो पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ अपने खदशात का इजहार कर रही है कि ये ना हो कि दो उसके हो जाए, दो उसके हो जाए। ये मेरा नहीं, उनका ख्याल है। मैं बात ये है कि देखें, इसके अंदर चंद साहब अगर आप इजाजत दें, मैं गुजारिश करना चाहता हूं, मुझे ब्रेक ले लूं, उसके बाद ये लिख लें इस पॉइंट को, ताकि इस पे ये मिस ना हो जाए। ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ और जमात इस्लामी और दीगर जमातें जो कि पार्लियामेंट से बाहर है, उनका ये शिकवा है, इस पे बात होनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ हैं। इससे पहले कि मैं चीमा साहब के पास जाऊं, जो कि बहुत सारा उधार रख के बैठे हुए, नदीम अफजल चंद साहब कोई सवाल उठाना चाह रहे थे। मैं सिर्फ ये चाहता था कि चीमा साहब एक तो कोई लीगल सोल्यूशन दें, अपना भी उन्होंने जवाब देना है कि ये अमेंडमेंट में क्या समझते हैं, और दूसरा अगर अहमद अली खान को जो जस्टिस वजीउद्दीन को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो फिर तो मैं चीमा साहब को कबूल होगा। अच्छा, ये नाम दोनों ज़ेरे गौर हैं। उनका ख्याल था ना कि ऐसे, क्योंकि तकरीबन जो लोग कुछ ऐलान कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में चीमा साहब उनकी पार्टी ऑलरेडी अदालत, उनके चैम्बर से जजेस बहुत सारे, हमने तो अदलिया पे एतराज़ नहीं किया कि आपके वाइस प्रेसिडेंट के चैम्बर के जज बन गए अहमद अली खान के, या जस्टिस वजीउद्दीन के चैम्बर के कुछ जज बने, हमने तो इस पर एतराज नहीं किया। ये एक प्रोसेस होता है, किसी के साथ तल्लक होना या किसी के चैम्बर से कोई वकील हो और वो जज बन जाए हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उसको इस बेस पे मेरे ख्याल डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया जा सकता। तो ये चीमा साहब आप अमेंडमेंट की बात करते हैं, फिर हम तो कहेंगे आपने पूरा इदारा एक आप चैम्बरों के पीछे आपने, और अब चेहरे देख रहे हैं। अब ये सवाल बड़ा सख्त सा हो गया, मैं इस पे कुछ नहीं कह रही, आपको याद है कि जी आसमा, आपको याद है कि हम तो 16 साल से ये चीज़ डिमांड कर रहे हैं कि आज़ाद अदालतें, आज़ाद इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, ताकि लोगों के वोट का इस्तेहकाक कायम हो, ताकि ये जाली डिग्रियों वाले, जाली वोटों वाले नाहल और करप्ट सियासतदानों से जान छूट सके। और हमने तो हमेशा जो है एक फेयर प्ले की बात की है। हमने ये नहीं कहा कि आप हमारे लोग अपॉइंट कर देंगे या हमारे पार्टी के लोगों को अपॉइंट कर देंगे तो फिर ही जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। और जहाँ तक बात की इन्होंने टेक्निकलिटीज़ की, तो यकीनन देखिए, मैंने बात की, मैंने जो हम जिसकी जो बुनियाद पे हमने जो शक है हमें कि ये होना इतना मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकी जो 4 साल की परफॉर्मेंस है, इससे पहले की जो कुछ होता रहा, और आपके सामने 3 साल हमने इंतजार किया है कि पार्लियामेंट में बैठे हुए डेमोक्रेसी के चैंपियन जो हैं, ये शायद कोई बोगस वोटों को खत्म कराने के लिए कुछ करें। आखिरकार हमें ही जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल करनी पड़ी। और मैं आपको वो बता रहा हूँ ना सर, उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, अभी भी ये है कि जो इन्होंने सिर्फ कंसल्टेशन से जो कंसेंसस पे ले आए हैं, वो सिर्फ ये है कि सिर्फ जो पार्लियामेंट में बैठी हुई जमातें जाएं, अगर उनका आपस में मुकमुका हो जाता है किसी पे त्रुटि है, हालांकि जो जमातें पार्लियामेंट से बाहर बैठी हैं उनको भी कॉन्फ्रेंस में ले लिया जाना चाहिए। और आर्बिट्रेशन की सूरत के अंदर देखिए, इसमें इन्होंने 20वीं तरमीम के अंदर इन्होंने एक चीज ऐड की है कि अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अगर इख्तलाफ हो तो इलेक्शन कमिशन जो है वो आर्बिट्रेशन का रोल प्ले करेगा। यानी कि इसकी बजाय हम ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस, देखिए, इसकी बजाय चीफ जस्टिस को बतौर आर्बिट्रेटर इसमें होना चाहिए था, ताकि एक न्यूट्रल कमीशन बना दे। अहमद अली खान और वजीउद्दीन और सईद जमाल सिद्दीकी के ऊपर एक कमीशन होना चाहिए। अच्छा, एक सेकंड चांद साहब, आपने ये जो बात की ना, ये जो अदलिया की और आप जो बात पहले कर रहे थे, नहीं, एक सेकंड जी, मैं अब आपको वही गुजारिश करने लगूंगा, अगर आप मौका दें, क्योंकि मैं आपकी बात में बोला नहीं। चांद साहब, बात यह है कि ये जो आप हम अक्सर सुनते हैं ना कि कोई 10 साल 8 साल और ऐसे बेचारे गरीब लोग तो कई सालों से जेलों में सड़ रहे हैं। ये क्यों सड़ रहे हैं?
ये इसलिए कि अदलिया को कॉम्प्रोमाइज अगर रखा गया तो इन्हीं लोगों की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने किया है जिन्होंने अपनी मर्जी के जजेस लगा के अदलिया को कभी आज़ाद नहीं होने दिया और अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ अदलिया को, दूसरे इदारों को हमेशा जो इस्तेमाल किया है। तो ये लोग तो अपना ही बोया हुआ काट रहे हैं और हम तो बल्कि आपकी मदद कर रहे हैं कि आजाद अदलिया हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि अवाम के असल जो नुमाइंदे वो पार्लियामेंट तक पहुंच सके। सोल्यूशन नहीं है, मगर वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले कंसेंसस तो बाहर बैठी जमातों के साथ होना चाहिए। दो इश्यूज हैं, प्लीज अब प्लीज सुकून से सुन लीजिए। बाहर बैठी जमातों के साथ कंसेंसस क्रिएट करने का मैकेनिज्म बता दो। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद एपीसी आज भी खान साहब ने कहा कि एपीसी, प्लीज सुन लीजिए। आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जितनी भी पार्टीज हैं, फिर मैं चाहूंगी कि आप लोग हर पार्टी को, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे उसने एक जलसा किया हो चाहे उसने 15,000 जलसे किए हो, सारों को उसमें बुलाएं, क्योंकि सारों का लीगल राइट बनता है कि उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बैठे। और फिर मैं भी देखती हूँ कि 200 पार्टीज के साथ कैसे आप किसी एक बंदे के कंसेंसस पे आ सकेंगे। पहली बात ये, अब सुन लीजिए, जो एक चेंज की पार्टी को बात करनी चाहिए थी वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बनाने के ये तरीके हैं। ये सोल्यूशन मांग रहे हैं, इनसे तो इनको सोल्यूशन मिला नहीं। मैं देना चाहूंगी सोल्यूशन, 2 सेकंड सुन लीजिए। 6 पॉइंट्स हैं, ये इंक्लूड होना चाहिए था इस ड्राफ्ट बिल में, ये चीजें रह गई हैं, इनको इंक्लूड। पहली बात ये कि ईसीपी को फाइनल अप्रूवल होनी चाहिए थी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। दूसरा पॉइंट ये कि उनको अथॉरिटी होनी चाहिए थी कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और बजट के ऊपर पूरी की पूरी तरमीम कर सकें। उनको अपॉइंटमेंट के जो है इजाजत होनी चाहिए थी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऊपर, वो उनको नहीं मिली। अथॉरिटी टू सेकंड स्टाफ, अथॉरिटी गवर्नमेंट एंटिटीज अगर इंटरफेरेंस करती थी तो उसके ऊपर उनकी अथॉरिटी होनी चाहिए थी कि वो उसको रोक सकें। ईसीपी को पब्लिक एक्सेस देने की जरूरत थी, पार्लियामेंट को रिपोर्ट्स प्रेजेंट करें। ये तो तरमीम से अलावा ये तो जो लॉज बनेंगे उसके अंदर तो आ जाएंगे ना। देखिए ये तो बेसिक निटी ग्रिटी है, ड्राफ्ट्समैन वाली जो निटी ग्रिटी है, मैंने आपको देखें आप बात देखें जो बुनियादी जो चीज थी। सुन लीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये निटी ग्रिटी नहीं है, ये लॉ है। लॉ पार्लियामेंट में मौजूद था, हम पार्लियामेंट में रह चुके हैं और चंद साहब भी जानते हैं। आई थिंक ये चीजें रह चुकी हैं, हो जानी चाहिए थी। ये जो मारवी कह रही है नहीं तो ये चीज जानी चाहिए ना। 4 साल में क्यों नहीं करवाई आपने? जब आप पार्लियामेंट में खुद मौजूद थी तो उस वक्त करवानी चाहिए थी ना आपको। 18वीं तरमीम के आप नहीं थे, हम थे, हम इलेक्टोरल कॉकस का मैंने नहीं करवा सके। इनकी लेथार्जी हो गया ना, इनकी नहीं, अभी भी नहीं हुआ। वो तो यही कह रही है कि अभी भी नहीं हुआ। इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने किए हैं, किसी पार्टी, किसी पार्लियामेंट ने ऐसे अमेंडमेंट्स किए हैं? सही पूछा है जैसे इस पार्लियामेंट ने किए। सॉरी, एक सेकंड, शीमा इज राइट।